हाय एवरीवन, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का अपने चैनल बीकेसी लर्निंग पॉइंट पर स्वागत करते हैं। आज हम सभी लोग क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन के अंतर्गत कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। तो चलिए देख लिया जा रहा है। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि सेप्टिक टैंक का प्रयोग किसके निपटान के लिए किया जाता है। तो जो सेप्टिक टैंक होता है वह हमारा बहितमल या कह सकते हैं कि सीवेज के निपटान के लिए बनाया जाता है। जो सीवेज होता है उसमें स्लेज भी मिला होता है और कूड़ा करकट जो होता है यह हमारे ठोस अर्ध ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, जिनका निपटान सेप्टिक टैंक में ना करके खुले स्थान में भी किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि सेप्टिक टैंक की सफाई की आवश्यकता पड़ती है। तो जो सेप्टिक टैंक है उस सेप्टिक टैंक का उपयोग कितने व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा है, इस पे सफाई काल निर्भर करती है। वैसे जो सफाई काल माना जाता है वह 6 माह से लेकर के और 3 वर्षों के लिए माना जाता है कि इतने के मध्य इसकी साफ़ सफाई करनी चाहिए। तो यह जो हमारा होगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी 6 माह से लेकर के 3.5 वर्ष यानी 42 माह तक के अंदर इसकी साफ़ सफाई करने की आवश्यकता पड़ती है। अगले में कहा गया बहितमल का निपटान विघटन होना शुरू हो जाता है, यानी जो सेप्टिक टैंक में ठोस कण के साथ कुछ जल जाते हैं, जो उसमें ठोस कण होते हैं सीवेज में, जब वह सेप्टिक टैंक के अंदर जाता है तो उसका विघटन 12 घंटे में शुरू हो जाता है और वह उसका जब विघटन होता है तो उसमें से कई प्रकार की गैसें निकलती हैं और जो ठोस कण होता है वह गैस और द्रव में बदल जाते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है सेप्टिक टैंक की कम से कम चौड़ाई रखा जाता है। तो जो हमारा सेप्टिक टैंक होता है उसकी कम से कम चौड़ाई 75 सेंटीमीटर तक रखी जाती है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि सेप्टिक टैंक का भाग होता है। वैसे अगर कहा जाए तो इस प्रकार से हमारा सेप्टिक टैंक बना होता है यहाँ पे, और इसके ऊपर एक छत लगा दिया जाता है। इस पे यहाँ पे मैनहोल होते हैं, यहाँ पे वेंट पाइप लगाया जाता है, यहाँ इनलेट पाइप लगा दिया गया, यहाँ पे आउटलेट पाइप लगाया गया और इसकी सतह पे ढाल दिया जाता है 20:1 से लेकर के 10:1 तक इसके सतह पे ढाल दिया जाता है। अगर 2 कक्ष बनाए जाते हैं तो यहाँ पे एक पर्दा दीवार बना दी जाती है और इसमें जो सीवेज होता है, अगर यहाँ तक सीवेज भर रहा है तो यहाँ पे कुछ गैप छोड़ा जाता है, उस गैप को मुक्तांतर कहा जाता है। और जो हमारा वेंट पाइप होता है यहाँ पे एक काउल लगा लिया जाता है जहाँ से गैसें बाहर निकलती है और इसकी जो ऊंचाई रखी जाती है यह 2 मीटर तक, और यहाँ पे एक मैन होल बना लिया जाता है और यह जो मैन होल होता है इसका व्यास इतना पर्याप्त रखा जाता है कि व्यक्ति इसके अंदर सरलता से आ जाए। तो यह हमारा 50 सेंटीमीटर तक रखा जाता है। और जो यहाँ गैस वाली पाइप होती है यह 5 से 10 सेंटीमीटर व्यास में रखा जाता है। प्रवेश और निकास पाइप जो लगाए जाते हैं यह 10 से 15 सेंटीमीटर व्यास में रखा जाता है। तो इसके भाग के बारे में जो दिया गया है कि कौन कौन से इसके भाग हैं, तो हमारा वेंट पाइप भी लगा होता है, यानी गैस की पाइप, इनलेट यानी सीवेज को प्रवेश कराने के लिए भी पाइप लगाया गया होता है, मैनहोल भी लगा होता है जो कि उसके अंदर प्रवेश करने के लिए बनाया गया होता है। तो इसका ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, यानी सभी सेप्टिक टैंक के ही भाग हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि सेप्टिक टैंक की जो लंबाई है यह चौड़ाई का कितने गुना रखा जाता है। तो यह 2 से 4 गुना रखा जाता है, यानी कहा जाए कि सेप्टिक टैंक की जो चौड़ाई है वह 75 सेंटीमीटर है, तो इसका जो माप होगा 1.5 मीटर से लेकर के और 3 मीटर के बीच में रख लिया जाएगा, यानी 2 गुने से 4 गुना कुछ भी रखा जा सकता है इसके मध्य में।
अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि मैन होल का व्यास कम से कम रखा जाता है। तो जो मैन होल होता है उसका व्यास 50 सेंटीमीटर रखते हैं कि व्यक्ति उस मैन होल से अंदर प्रवेश कर सके और बाहर भी आ सके, जिससे कि उसकी साफ सफाई भी की जा सके। अगले क्वेश्चन में कहा गया है सेप्टिक टैंक में मुक्तांतरिणी फ्री बोर्ड रखा जाता है। तो वह हमारा 30 से 50 सेंटीमीटर रखा जाता है। जब हमें जो हमारा सेप्टिक टैंक होता है, जब इसके अंदर हमारा सीवेज प्रवेश करता है तो उसका अपघटन होता है, और अपघटन जब होता है तो उसमें से जो गैसें निकलती हैं इसके ऊपर आकर के यहाँ पे एकत्रित होता है। तो मुक्तांतर जो छोड़ा जाता है वहाँ पे गैसों को एकत्रित होने के लिए, जो कि बेंट पाइप से होता हुआ धीरे धीरे हमारा यह बाहर निकल जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा गया है वात पाइप का कम से कम ऊंचाई रखना चाहिए। तो जो गैस वाली पाइप लगाई जाती है सेप्टिक टैंक में, उसकी ऊंचाई इतना पर्याप्त होना चाहिए कि यदि उस पाइप से गैस बाहर निकलती है तो उससे भूमि सतह पर रहने वाले, जैसे कहा गया कि सेप्टिक टैंक यहाँ पे बना दिया गया और यहाँ पे पाइप लगाया गया, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा होता है तो इस पाइप की ऊंचाई इतना पर्याप्त होना चाहिए कि गैस निकलने के बाद ये इधर या इधर जाए तो जो भी व्यक्ति हो उसके पास तक उसकी गंध ना जाने पाए। तो इसकी जो ऊंचाई रखते हैं यह 2 मीटर कम से कम रख दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा गया है सेप्टिक टैंक की तली पर ढाल दिया जाता है। तो अभी बताया गया कि 20:1 से लेकर के 10:1 तक का ढाल दिया जाता है, यानी यह 20 मीटर में 1 मीटर का ढाल होगा और यह 10 मीटर में 1 मीटर का ढाल होगा। यह हमारा कम से कम ढाल दिया गया है और यह अधिक से अधिक का ढाल होगा। तो इसमें यह नहीं कहा गया कि कौन सा ढाल देते हैं, तो यहाँ पे हम कम ढाल को रख दे रहे हैं, यानी यहाँ पे ऑप्शन ये इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सेप्टिक टैंक में प्रवेश व निकास पाइप जो लगाया जाता है उसका व्यास क्या रखते हैं। तो जो सीवेज के प्रवेश के लिए निकास के लिए पाइप सेप्टिक टैंक में लगाए जाते हैं उसका जो व्यास रखा जाता है वह 10 से 15 सेंटीमीटर तक रखा जाता है। जितना व्यास प्रवेश पाइप का रखेंगे उतना ही व्यास निकास वाले पाइप का भी रखा जाता है। अगले क्वेश्चन है किस बैक्टीरिया के द्वारा बहित मल का अपघटन होता है। यानी जो हमारा सेप्टिक टैंक है इस प्रकार से ऊपर स्लैब बना करके जब इसको ढक दिया जाता है तो इसके अंदर प्रवेश, यानी कह सकते हैं प्रकाश या वायु प्रवेश नहीं कर पाती है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी कह सकते हैं कि नहीं होगा। अगर वायु नहीं है तो ऑक्सीजन भी वहाँ पे नहीं होगा, और जब ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे ऐसे बैक्टीरिया सक्रिय होंगे जो कि वायु के अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। तो जो हमारा अवायुजीवी बैक्टीरिया है यह प्रकाश और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सक्रिय होते हैं, यानी जो इसमें ठोस कण आएगा उसका अपघटन जो होगा वह अवायुजीवी बैक्टीरिया के द्वारा किया जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा गया है शोकपिट का रिसन दर लीटर प्रति घन मीटर में होता है। तो यह हमारा 1200 से 1600 घन मीटर होता है, यानी कि जो हमारा शोकपिट होता है इस प्रकार से यहाँ पे चिनाई करके बनाया जाता है और इसमें कुछ दूरी तक सूखी चिनाई कर देते हैं, उसके बाद फिर हमारी मसाले के साथ चिनाई कर दी जाती है और यहाँ पे इसको ढक दिया जाता है। जो सेप्टिक टैंक होता है वहाँ से पाइप ला करके इसी रिसन गर्त में या कह सकते हैं शोकपिट में डाल दिया जाता है। जब इसमें जल आकर के गिरता है तो ये जो सूखी चिनाई की गई होती है यहाँ पे कुछ होल छोड़े जाते हैं, मौके बने होते हैं, तो उन्हीं मौकों से यहाँ का जो जल होता है
वह हमारा भूमि में चला जाता है। तो भूमि जो होता है वह जल अवशोषण करने की जो क्षमता होती है वह 1200 से 1600 लीटर प्रति घन मीटर पे होगा। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि 10 व्यक्तियों के लिए सेप्टिक टैंक का माप घन मीटर में होता है। यानी जो माप यहाँ पे दिए गए हैं मीटर में दिए गए हैं। तो जो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है यह हमारा 5 व्यक्तियों के लिए है। जो बी पे दिया गया है यह माप अगर रखा जाता है तो 10 व्यक्ति इसका उपयोग कर सकते हैं। जो डी में दिया गया है अगर इस माप का सेप्टिक टैंक बनाया जाता है तो इसका 20 व्यक्ति के द्वारा उपयोग किया जाएगा। और जो ये सी में दिया गया है अगर इस माप में सेप्टिक टैंक बनाते हैं तो उसका उपयोग 15 व्यक्तियों के द्वारा किया जा सकता है। तो यहाँ 10 व्यक्ति पूछा गया है तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, जो कि 2 मीटर गुणे 0.9 मीटर गुणे 1 मीटर होगा। अगले क्वेश्चन में कहा गया है बहित मल के अपघटन से कौन सी गैसें निकलती हैं। तो इसमें भैया सभी प्रकार की गैसें निकलती हैं, जिसमें हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इसके अलावा भी और गैसें वहाँ से बाहर निकलती हैं, अमोनिया वगैरह। तो यहाँ पे सभी को टिक कर दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा गया है रिसन गड्ढे का कम से कम व्यास होना चाहिए। जो सेप्टिक टैंक था उसका व्यास कम से कम 75 सेंटीमीटर रखा जाता है यह चौड़ाई, और जो हमारा रिसन गर्त बनाया जाता है इसका 90 सेंटीमीटर कम से कम रखा जाता है। नहीं, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निर्माण मदों का दर विश्लेषण करके पुस्तिका के रूप में संग्रहित किया जाता है, उसे कहते हैं। तो यह हमारा दर अनुसूची होता क्या है कि जो जैसे कहा जाए कि PWD विभाग है, तो जब नया सत्र चालू होता है या कह सकते हैं नया वित्तीय वर्ष चालू होता है तो उस समय निर्माण कार्य में किस किस प्रकार की सामग्री प्रयोग की जाती है, उन सभी सामग्रियों का वर्तमान में बाजार दर क्या है, यह सभी सामग्रियों की बाजार दर को नोट कर लिया जाता है। इसके अलावा जो मजदूर होंगे उन मजदूरों की मजदूरी क्या होंगे, क्योंकि मजदूर जो होंगे एक कई कैटेगरी के होंगे। जैसे कुछ ऐसे मजदूर होंगे जो कि कार्य करना अच्छी प्रकार से जानते होंगे, जिनको कुशल श्रमिक कहा जाता है। अकुशल श्रमिक होंगे और कुछ अर्ध कुशल श्रमिक होंगे। तो इनके श्रमिकों की कार्य दक्षता के आधार पे इनकी प्रतिदिन की दिहाड़ी भी निर्धारित की जाती है। तो दिहाड़ी और सामग्री का दर ये दोनों नोट कर लिए जाते हैं और उसके लिए एक बुक छपवा लिया जाता है और उस बुक को ही दर अनुसूची कहा जाता है। यहाँ पे एक दिया गया है माप पुस्तिका। माप पुस्तिका क्या होता है कि जब हमारा निर्माण कार्य चलता है, तो जब निर्माण कार्य की भुगतान की बात होती है तो जो हमारा मेजरमेंट बुक होता है यानी माप पुस्तिका होती है, जो कार्य हमारा हुआ होता है उसका मापन किया जाता है। माप करके जिस बुक में उस कार्य को नोट किया जाता है उसको मापन पुस्तिका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है दर विश्लेषण से ज्ञात किया जाता है। यानी जब दर विश्लेषण बनाया जाता है तो इससे जो भी सामग्री होगा उसकी इकाई दर को ज्ञात किया जा सकता है। जैसे कहा जाए कि ईंट चिनाई कार्य किया गया है, तो ईंट चिनाई में अगर सामग्री की बात की जाए तो यहाँ पे ईंट प्रयोग किया जाएगा, सीमेंट प्रयोग किया जाएगा और बालू प्रयोग किया जाएगा, या सीमेंट बालू के स्थान पे चूना और सुर्खी का प्रयोग किया जाएगा। तो ईंट पे क्या खर्च होंगे या सीमेंट पे बालू पे क्या खर्च होंगे, इनकी इकाई दर को भी ज्ञात किया जा सकता है। दूसरा यहाँ पे दिया गया है सामग्री।
तो ये सारे जो सामग्री उस कार्य में लगेंगे उन सामग्रियों की मात्रा को भी निर्धारित किया जा सकता है, और कितने मजदूर लगेंगे और मजदूरों पे क्या मजदूरी खर्च होगा इसका भी ज्ञान हमको दर विश्लेषण से हो जाता है। कार्य हमारा कितने समय में कंप्लीट हो जाएगा इसका भी यहाँ पे ज्ञान हो जाता है, और जो ठेका दर होगा वह क्या होगा इसके निर्धारण के लिए भी दर विश्लेषण किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा डी हमारा सही होगा, यानी सभी इसके ज्ञात किए जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि दर विश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक, तो इसमें भी सभी हमारे दर विश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक होंगे। जैसे कहा जाए गुणवत्ता, तो अगर गुणवत्ता में कुछ भी परिवर्तन करते हैं तो जो हमारा कार्य होगा और उस कार्य पे जो लागत आएगा वह हमारा प्रभावित हो जाएगा, यानी दर विश्लेषण प्रभावित हो जाएगा। निर्माण प्रक्रिया से भी प्रभावित होगा, अगर फुटकर वे नहीं किए जाते हैं तो भी दर विश्लेषण प्रभावित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विभाग द्वारा दिए गए सामग्री पर ठेकेदार का लाभांश होता है, तो यह लाभांश 0% होता है। जब किसी विभाग के द्वारा ठेकेदार को सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है तो उस सामग्री पर ठेकेदार को किसी भी प्रकार का लाभ नहीं दिया जाता है। लेकिन जो सामग्री ऐसे होंगे जो विभाग से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, जब सामग्री को बाज़ार से लिया जाता है, यानी ठेकेदार के द्वारा सामग्री को बाज़ार से लिया जाता है, तो उन सामग्रियों पर 10% का लाभांश ठेकेदार का जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि विभाग द्वारा दिए गए सामग्री पर ठेकेदार का लाभांश, तो वह हमारा 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ अगर कहा जाता कि इसमें ठेकेदार का लाभांश क्या होता है, यानी दर विश्लेषण करते समय ठेकेदार का लाभांश क्या लेते हैं, तो वहाँ पे हमारा हो जाता 10% लिया जाता है। तो आज का क्वेश्चन हमारा बस यहीं तक रहेगा। अगर यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।